नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कहानी केवल अपराध की नहीं लगती है। पुलिस की जांच से अलग कुछ और सवालों को ध्यान में लाने की जरूरत है। मूसेवाला की हत्या में जिस तरह का गैंग वॉर सामने आया है, उससे इस सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता कि पंजाब की सतह के नीचे ऐसे कितने गैंग हैं और इनकी ताकत का आधार क्या है। पुलिस और राजनीति के बिना तो हो ही नहीं सकता और पैसे का खेल तो होगा ही। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भले ही दो लोगों की निजी रंजिश लग सकती है, मगर ड्रग्स के कारोबार के फैलते तंत्र को देखते हुए केवल इसी पहलू तक सीमित रखना सही नहीं होगा। गैंग वॉर के पीछे आर्थिक और राजनीतिक तंत्र भी होता है। क्या कभी इसकी जांच वहां तक पहुंच पाएगी? जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स और उसके पैसे का जाल बिछा हुआ है, उसे देखते हुए इन सवालों से मुंह मोड़ लेना सही नहीं रहेगा। यह सवाल भी जायज है कि हम सीधे ड्रग्स के सवाल पर क्यों आ गए। हम केवल 5 बड़ी खबरों का जिक्र करना चाहते हैं जो 11 फरवरी से लेकर 23 मई के बीच छपी हैं। सभी 5 खबरों का संबंध पंजाब से है। 24 अप्रैल को अमृतसर में 700 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 11 मई को दिल्ली में 434 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई, जिसका संबंध लुधियाना से था। 50 लाख से ज्यादा कैश भी पकड़ा गया। 23 मई को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने ड्रग रैकेट से जुड़े होने के आरोप में 5 सिपाहियों को गिरफ्तार किया। इन सिपाहियों का संबंध महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस एकेडमी से है। इससे पहले 4 मई को चुपचाप बरामद किए गए ड्रग्स को नष्ट करने के आरोप में 2 पूर्व डीआईजी अफसर गिरफ्तार हुए। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 6 फरवरी को बताया था कि 312 करोड़ से अधिक के ड्रग्स पकड़े गए हैं और अभी चुनाव खत्म होने में काफी समय है। उस समय पंजाब में चुनाव चल रहा था। पंजाब में वोट के लिए ड्रग्स बांटे जा रहे थे। हम यह तो जानते हैं कि 312 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन क्या किसी को हवा भी है कि कौन लोग थे, किस दल के लोग थे जो ड्रग्स देकर वोट मांग रहे थे? 3 हफ्ते के भीतर हमें करीब 1000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने की खबर मिलती है, जिनका संबंध पंजाब से। आपको याद होगा कि सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। इसी 26 मई को मुंद्रा पोर्ट से ही 500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। 21 अप्रैल को गुजरात के कांडला पोर्ट से 1300 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। इससे अंदाजा होना चाहिए कि देश में और पंजाब में ड्रग्स का जाल किस तरह फैल चुका है। 3 हफ्ते के भीतर 1000 करोड़ का ड्रग्स पंजाब से पकड़ा जाता है। जब ड्रग्स का पैसा पुलिस के सिस्टम में घुस गया है, तब राजनीति में भी घुसा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां ड्रग्स का पैसा खेल से लेकर राजनीति और पुलिस तक में घुसा हो, वहां इस पैसे पर कंट्रोल को लेकर गैंग और गैंगस्टर नहीं होंगे। यह सीसीटीवी फुटेज है। सुनसान सी सड़क पर कुछ गाड़ियों के निकलने के बाद एक थार जीप निकलती है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे। जीप के आगे निकल जाने के बाद तेजी से यह बोलेरो जीप जाती दिखती है, जो सामने से आते ट्रैक्टर को क्रॉस करती है। इस बोलेरो के बारे में कहा जाता है कि कुछ दिन पहले इसी से सिद्धू के घर के बाहर की रेकी की गई थी, लेकिन गनमैन के हाथों में AK-47 देखकर हत्या का इरादा तब बदल दिया गया। इसी बोलेरो से हत्यारे दोबारा आए। इसके भीतर 2-3 नंबर प्लेट मिले हैं। एक पिस्टल मिली है, जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ हो सकता है। मनसा सिटी के थाने में खड़ी इस बोलेरो जीप की फोरेंसिक जांच चल रही है। थार जीप सिद्धू मूसेवाला ही चला रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त गुरविंदर और गुरप्रीत थे। थार पर गोलियों के दर्जनों निशान हैं। ज्यादातर गोलियां ड्राइविंग सीट पर दागी गई हैं। पुलिस ने बताया है कि 30 गोलियों के खोखे मिले हैं। 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक AN-94 बताया जा रहा है। इस रूसी हथियार से एक बार में 600 से 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। किसी का बच निकलना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला के 2 साथी कैसे बच जाते हैं। इन्हें गोली तो लगी है, मगर अब यह खतरे के बाहर है। मीडिया में गुरविंदर सिंह का बयान छपा है कि उसने शुरू में 2 गोलियां चलाईं, तब भी हत्यारों ने जवाबी हमला उस तरह से नहीं किया। जब हमलावरों ने यहां तक चेक किया कि सिद्धू बच तो नहीं गए हैं, तब उन्होंने इन 2 साथियों को क्यों छोड़ दिया? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच से ही मिल सकते हैं। अपराध की कहानी में किसी भी प्रकार के संदेह को छोड़ा नहीं जा सकता है।
जब गोली चले हम पीछे थोड़ा जा अच्छा। जो पहुंचे उदों कली गड्डी सिद्धू मूसेवाले दी सी। मेरा छोटा भरा वे मित्र भी सीगा साडा वो। जो मैं गड्डी सुनी भी सिद्धू मूसेवाले दी है मैं भज गया उहदे विचों जो देखा उस टाइम वो गंभीर हालत दे विच सीगे। जो पहुंच के असीं पहुंचे 2-3 जवाक होर पहुंचे असीं उहदे शीशे भन्न के उहनूं विचों कढिया। पहला उहनूं कढ के बाहर कढिया गद्दा इत्थे गद्दा पिया गद्दे दे उत्ते पा के उहनूं होर गड्डी मंगाई बाहरों गड्डी मंगा के बरनाले तो उहनूं भेजिया। ਉਹਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। फिर तसल्ली ना देख के कहने भी मर गया। सिद्धू के पास अपनी एक फॉर्च्यूनर कार थी जो बुलेट प्रूफ थी। हत्या के दिन सिद्धू ने इस कार को गांव में ही छोड़ दिया। गनमैन भी गांव में ही छोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर ने एफआईआर में लिखवाया है कि उनके बेटे को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां देते थे। एफआईआर में आगे लिखा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसे कई बार धमकियां भेजी, इसलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। रविवार को मेरा बेटा अपने घर से 2 दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार गाड़ी से निकला। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी और गनमैन वो साथ लेकर नहीं गया। मैं उसके पीछे पीछे उसके सरकारी गनमैन लेकर दूसरी गाड़ी से गया। रास्ते में मैंने एक कोरोला गाड़ी को मेरे बेटे की थार का पीछा करते देखा जिसमें 4 नौजवान सवार थे। मेरे बेटे की थार जब जवाहर के गांव की फिरनी यानी बाहरी रास्ते के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की बुलेरो पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। उसमें भी 4 नौजवान बैठे थे। जैसे ही मेरे बेटे की थार उस बुलेरो गाड़ी के सामने पहुंची, चारों नौजवानों ने थार पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। चंद मिनटों में फायरिंग करके बुलेरो और कोरोला गाड़ी लेकर फरार हो गए। मैंने मौके पर पहुंचकर शोर मचाया तो आसपास के लोग जमा हो गए। मैं अपने बेटे और उसकी गाड़ी में बैठे दोनों दोस्तों को मानसा के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां मेरे बेटे शुभदीप सिंह की मौत हो गई। क्या पिता और सिद्धू के बीच गनमैन नहीं ले जाने को कोई बात हुई थी? पिता बलकौर क्या खुद से बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार लेकर नहीं जा सकते थे या बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार से ही गए थे? क्या बेटे ने पीछे पीछे आने के लिए कहा था? क्या इस दौरान भी गनमैन ने स्थानीय पुलिस को अलर्ट नहीं किया? सिद्धू के पिता हत्यारों के फरार होने के कितनी देर बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे या साथ साथ पहुंचे? इन सब सवालों के जवाब एसआईटी जांच से ही मिलेंगे। गैंगस्टर और गैंगवॉर अगर इस हत्या के पीछे हैं, तब इसके पीछे पंजाब में उस पैसे का भी रोल रहा हो सकता है जो ड्रग्स के जरिए आ रहा है और अलग अलग धंधों में लगकर सफेद हो रहा है। पिछले महीने मोहाली में कबड्डी के खिलाड़ी संदीप सिंह की हत्या कर दी गई। पंजाब के अखबारों ने लिखा है कि इस हत्या का संबंध कबड्डी पर 2 गैंगस्टर के बीच का कंपटीशन से है जो इस खेल पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुलिस कैसे इन बातों से अनजान रह सकती है? सुरक्षा का सवाल राजनीतिक होता है और राजनीति नहीं होगी तो फिर सवाल कहां से उठेंगे? सिद्धू मूसेवाला ने हाल ही में एक गाना बनाया था जिसमें आम आदमी पार्टी के समर्थकों को गद्दार कहा था। अकाली दल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की और एक न्यायिक जांच की इसके ऊपर मांग की जाए कि कौन लोग थे जिससे इस लिस्ट से प्रेरित होकर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। मैं श्री भगवंत मान से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि पंजाब की पुलिस एक बहुत ही सक्षम पुलिस है। उन्होंने 15 वर्ष आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत कठिन लड़ाई लड़कर उसके ऊपर जीत प्राप्त की है। उनको भरोसे में लेकर ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि जो पंजाब की अमन और शांति है वो किसी भी तरह से भंग नहीं होनी चाहिए। किस मुंह से जाकर के भगवंत मान अब उन दिवंगत सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार से जाकर के उनके सामने खड़े होंगे
और हमने तो चुनाव से पहले भी बार बार चीख करके कहा था कि पंजाब सेंसिटिव प्रदेश है, पंजाब बॉर्डर का प्रदेश है। पंजाब में जो है जिस तरह से ड्रोन्स के माध्यम से पंजाब में हथियारों की सप्लाई हुई है, हथियार आए हैं, और पिछले दिनों में जिस तरह से आतंकवादी सूत्रों से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं, पंजाब आतंकवाद के मुहाने पर खड़ा है। ऐसी जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो जल्द ही जेल के अंदर होंगे, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और थोड़ा सा पंजाब सरकार को आप समय दीजिए, कोई बचेगा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त ऐसी सजा होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, वो नजीर बनेगी। पंजाब में गैंग वॉर की पुरानी खबरों को पलटते हुए पता चलता है कि कोई कनाडा से गैंग चला रहा है, तो कोई आर्मीनिया से, कोई पंजाब में बैठकर कनाडा में हत्या कर रहा है। रविवार के ट्रिब्यून में उनके रिपोर्टर जुपिंदर जीत सिंह ने लिखा है कि पंजाबी संगीत उद्योग और पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि कम से कम 6 गायकों ने अपनी सुरक्षा के लिए गैंगस्टर को 10-10 लाख रुपए दिए हैं। मूसेवाला ने कोई नई शिकायत दर्ज कराई थी या नहीं, यह जांच से पता चलेगा, लेकिन उनके खिलाफ खुफिया रिपोर्ट थी कि कुछ चोटी के पंजाबी गायक गैंगस्टर के निशाने पर हो सकते हैं। यह ट्रिब्यून में लिखा है। 28 मई के दिन दैनिक भास्कर की इस खबर को आम आदमी पार्टी के हैंडल से साझा किया गया है। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा है कि पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी पर बड़ा एक्शन, अकाल तख्त जत्थेदार, डेरे के मुखियों, मौजूदा एडीजीपी, सिंगर मूसेवाला सहित 424 लोगों की सुरक्षा घटाई गई। भास्कर ने लिखा है कि विवादित गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा की भी सुरक्षा में कटौती की गई है। यानी यह बात सबकी नजर में थी कि मूसेवाला की सुरक्षा घटाई गई है। सुरक्षा हटाने के अगले दिन हत्या हो जाती है। क्या कोई कह सकता है कि 424 लोगों की लंबी सूची में मूसेवाला के नाम पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा? असंभव है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कह रहे हैं कि वे इसकी जांच करेंगे कि सिंगर मूसेवाला की सुरक्षा कैसे घटाई गई। सवाल है कि किस आधार पर सुरक्षा घटाई गई। क्या यह मान सरकार की चूक नहीं है? चुनाव के समय 5 फरवरी को भगवंत सिंह मान का ही ट्वीट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गंभीर बात है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। तब ऐसे में सुरक्षा का सवाल केवल वीआईपी संस्कृति से कैसे जुड़ जाता है? इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। हर किसी की सुरक्षा को वीआईपी घोषित नहीं किया जा सकता है। पंजाब पुलिस की इस चूक में एक और एंगल निकल कर आ रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर की जेल से तिहाड़ लाया गया। यहां आने के बाद बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की। तिहाड़ की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है। अगर तिहाड़ के भीतर से कथित रूप से कोई योजना बनी है तब तो यह और भी गंभीर मसला बन जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ ही घंटे बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। दोनों ही गैंगस्टर पंजाब के रहने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बरार कनाडा में है। दरअसल 2021 में पंजाब के मोहाली में विक्की नाम के शख्स की हत्या हुई थी। विक्की अकाली दल का नेता था और ये माना जाता है कि विक्की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम अनिल, दूसरे का अजय और तीसरे का सज्जन है। इन तीनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि विक्की की हत्या में
पंजाब का एक बहुत बड़ा सिंगर शामिल है और ये नाम था सिद्धू मूसेवाला। इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार लगातार सोशल मीडिया के जरिए हत्या का बदला लेने की बात करने लगे। यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा था और फिरौती मांग रहा था। दूसरी अहम बात यह है कि 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहरुख नाम के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। ये गैंगस्टर मदनगीर इलाके का रहने वाला है। इसने भी पूछताछ में कहा कि उसका संपर्क तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में गोल्डी बरार से था। लॉरेंस बिश्नोई से वो एक मोबाइल के जरिए बात कर रहा था, जबकि गोल्डी बरार से सिग्नल ऐप के जरिए वो संपर्क में था। उसने पुलिस की पूछताछ में कहा कि ये लोग पंजाब में एक बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला की घर की रखी के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मानसा भेजा था, लेकिन यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह की सिक्योरिटी थी और सुरक्षा के जवानों के पास जिस तरह से AK-47 थी, उसके बाद वो यहाँ से लौट गया और उसने ये काम करने से मना कर दिया। तो जब इतनी चीज़ें पुलिस को पहले से मालूम चल गई थी तो आखिर फिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्यों सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी विड्रा की गई? और आखिर तिहाड़ जेल में ये सब कुछ चल रहा था, फ़ोन से बात हो रही थी, सिग्नल ऐप से बात हो रही थी, तो आखिर फिर जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है उसने इतनी लापरवाही क्यों की और आखिर सिद्धू मूसेवाला को जान से हाथ धोना पड़ा? पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड STF की मदद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी देहरादून के नया गांव चौकी पर पकड़े गए। इनका संबंध बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। हत्या के 24 घंटे के भीतर ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब आते हैं अगली खबर पर। यह खबर मध्य प्रदेश से है। कोविड-19 के बाद राज्य के बाकी स्कूल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन विकलांग बच्चों के छात्रावास बंद हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगारी और भुखमरी के संकट से गुजर रहे हैं। विधानसभा चालू, लोकसभा चालू, हाट बाजार चालू, स्कूल कॉलेज चालू, लेकिन मध्य प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के छात्रावास आज भी बंद। छतरपुर से अरविंद तिवारी ने बताया कि मेधा तीसरी में पढ़ती हैं, बोल सुन नहीं सकती। कोरोना में स्कूल हॉस्टल बंद हुआ, पढ़ाई छूट रही है। ये देख रेख तो करना पड़ती है और स्कूल में जाती थी तो थोड़ा बहुत तो सीखते ही थी। अब समस्या कोविड-19 के चलते स्कूल बंद हो गया। रीवा से जावेद दिव्यांगों के छात्रावास गए, जहां खाने का मेनू दिख गया, बच्चे या कर्मचारी नहीं। कोरोना काल में NGO के द्वारा चलाया जाता था, जिसको बंद कर दिया गया है। अब इस साल नए सत्र में जब छात्रावास चालू होगा तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शासन स्तर पे उसको स्वयं चलवाएं। शहडोल से विनय तिवारी बता रहे हैं कि कभी इस ताले के अंदर 6 से 14 साल के 50 दिव्यांग बच्चे रहते थे, अब बंद हैं। उनके लिए बस सरकारी वायदा है। हमने बच्चों को चिन्हित कर लिया है और चिन्हित करके हम जो है छात्रावास प्रारंभ कर देंगे। बंद होने का कारण ये था कि 2 वर्ष जो है कोविड काल था। मुरैना से उपेंद्र गौतम अशोक प्रजापति के घर पहुंचे, जो राजस्थान के बाड़ी में रहते थे। बेटा बोल सुन नहीं सकता, 7वीं में पढ़ता है, वो मुरैना आ गए। छात्रावास बंद है, सो पढ़ाई पर असर पड़ा। मजदूर माँ बाप बेबस हैं। 2 साल से अल्सर बंद हुआ है और घर बैठा रहता है, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो उसकी देखभाल के लिए कैसे करते हो फिर? एक जने को रहना पड़ता है, यहाँ पे देखभाल करनी पड़ती है। इरफान ट्रक चलाते हैं, दोनों बच्चे बोल सुन नहीं सकते। बेटे सलमान की पढ़ाई लगभग पूरी तरह बंद है। छात्रावास बंद होने से सब परेशान हैं। हॉस्टल में जाते थे, अब बंद है तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं घर पे। तो कब से बंद है ये? जब से लॉकडाउन से ही बंद है। भरत सिंह यादव किसान हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेटा बोल सुन नहीं सकता। 7वीं के बाद से छात्रावास बंद, तो पढ़ाई भी लगभग बंद सी हो गई। हाँ, उसको स्कूल में जाता है, वो कौन सा है, वो गणेशपुरा में 5 नंबर है, उसमें जाता है। अब लॉकडाउन में बंद है तो बंद पड़ा, इसलिए गया नहीं है। तो कुछ परेशानी होती होगी, ये बच्चे घर में रहते हैं, सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, तो परेशानी तो बहुत परेशानी, अब क्या करे, परेशानी है। तो आरबी गुप्ता ने बताया कि पूरे कटनी जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए एकमात्र छात्रावास है, बंद पड़ा है। 8 कर्मचारी यहाँ काम करते थे, सब भुखमरी के कगार पर हैं। हम लोग वो सभी बोल दिया गया कि मतलब घर जाओ आप लोग,
बच्चों को मतलब बुलाना नहीं है, क्लासें नहीं लगेंगी। और कोविड के बाद ना ही कोई पेमेंट हुई हम लोगों की, ना ही ऐसा कोई आदेश आया अभी। सर हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, हम लोग भरण पोषण कैसे करें परिवार का, समझ में नहीं आ रहा सर। रूपेश का कहना है कि बालाघाट में दिव्यांगों के छात्रावास में आज भी बच्चे नहीं हैं। वैक्सीन लगाने स्वास्थ्य कर्मी बैठे हैं। एक्चुअल में हम लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर 2021 से तब से हम लोग यहाँ अभी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके पूर्व बताया गया कि यहाँ पर कोविड के पेशेंट के लिए बेड बनाए गए थे और लगभग ये सुनने में आया है कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से ये हॉस्टल बने हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पे टीकाकरण चल रहा है। वर्तमान में टीकाकरण चल रहा है कोविड का। दरअसल ये बच्चे जब छात्रावास में रहते थे तो उन्हें भोजन, कपड़े और दूसरी चीजें सरकार की तरफ से मिलती थी, लेकिन अब वहाँ ताला जड़ा है तो वो उपेक्षित हो रहे हैं। पूरे राज्य में से 60 छात्रावास संचालित हैं, जिसमें लगभग 300 कर्मचारी काम करते थे और 4,500 दिव्यांग बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने कहा था कि कोरोना के दौरान चाहे दैनिक वेतनभोगी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। लोगों से भी उन्होंने यही अपील की थी कि चाहे उनके घर में घरेलू सहायक हो या ड्राइवर जैसे लोग, उनकी तनख्वाह को न रोकें। लेकिन 2 साल से दिव्यांगों के छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को मात्र 7,000 रुपये की तनख्वाह नहीं दी गई और न ही उन्हें दोबारा काम पर बुलाया गया। यानी सरकार ने जो वायदा किया था वो लोगों ने तो माना, लेकिन सरकार शायद खुद ही भूल गई, जिसका नतीजा ये कर्मचारी और छात्रावास में पढ़ने वाले और रहने वाले बच्चे भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आप सभी को पता ही है हिंदी पत्रकारिता में कितनी हिंदी बची है और कितनी पत्रकारिता। गोदी मीडिया पत्रकारिता दिवस मनाने का समय आ गया है। मुख्य धारा के संस्थानों में पत्रकारिता बंद हुई तो कई युवा यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करने लगे हैं। ये सभी लोग कुछ ज्यादा ही खतरे उठा रहे हैं या इनके लिए बहुत ज्यादा खतरे हैं। कभी पुलिस अनाप शनाप आरोपों में जेल भेज देती है तो कभी बदमाश दिन दहाड़े हमला कर जाते हैं। 20 मई को बिहार के बेगूसराय जिले में 26 साल के पत्रकार सुभाष कुमार महतो की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई। सुभाष महतो यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता कर रहे थे। सुभाष कुमार महतो 4 साल से इस पेशे में थे। कुछ संस्थानों के लिए स्ट्रिंगर का भी काम किया। अपने पिता के साथ दोस्त के घर से लौट रहे थे, तभी 4 अपराधियों ने नजदीक से गोली मार दी। हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने बताया कि सुभाष कुमार महतो ने शराब माफिया के खिलाफ कई सारी रिपोर्टिंग की थी। सुभाष के साथियों का भी कहना है कि उसने ईमानदारी से पत्रकारिता की और शराब माफिया के खिलाफ लगातार बोला। इस कारण आईटी एक्ट की धारा भी लगा दी गई। पंचायत चुनाव में संतोष कुमार महतो ने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया वो जीत गया। इन वजहों को भी हत्या का कारण माना जा रहा है। सुभाष कुमार महतो के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जिले के पत्रकारों और आम लोगों ने कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया है। इस मामले में 2 ही आरोपियों ने सरेंडर किया है। इस वक्त मालूम नहीं कि दिल्ली में कितने लोग घर पहुंचे हैं और पहुंचे हैं तो टेलीविजन देखने की हालत में है। 20 मिनट की बरसात ने दिल्ली में लोगों को जो जहां भी सड़क पर है 2 से 3 घंटे तक के लिए फंसा दिया है। और इसी के बीच आम आदमी पार्टी से संबंधित एक खबर आती है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की 2 सरकारें हैं, एक पंजाब में और एक दिल्ली में। 6 दिन पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय कुमार सिंगला गिरफ्तार किए गए। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। सिंगला पर रिश्वत कमीशन मांगने का आरोप था, जिनकी स्टिंग की गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज केंद्र सरकार की ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सत्येंद्र जैन पर पहले भी इस तरह के कई मामले दायर हुए हैं और उन मामलों में कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी लंबे समय से सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, लेकिन कभी ठोस नहीं मिला। 2017 में कपिल मिश्रा ने जैन पर रिश्वत लेने के लिए आरोप लगाए, लेकिन बाद में अक्टूबर 2020 में बिना किसी शर्त माफी मांग ली। फिर सीबीआई ने उनकी बेटी सौम्या जैन के मामले में आरोप लगाया और फिर कुछ दिनों के जांच के बाद इस मामले में भी क्लीन चिट दे दिया गया। 23 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, चूंकि पंजाब के चुनाव आ रहे हैं
इसलिए सत्येंद्र जैन को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 8 साल से एक फर्जी मामला चलाया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह ने बयान दिया है कि चूंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़ी चुनौती दे रही है। संजय सिंह का यह बयान। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में 1 नहीं 2 नहीं 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद फर्जी निराधार केस है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण यह गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा इस दिल्ली को कि कहां है उनकी ईमानदारी। जहां कहीं भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापों का सिलसिला बढ़ जाता है। एक उदाहरण महाराष्ट्र से देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, सितंबर 2019 की बात है। शरद पवार और अजित पवार के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया। बड़ा भारी हंगामा हुआ। शरद पवार ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी। आज तक वो मामला कहां है किसी को पता नहीं, लेकिन चल जरूर रहा है। इस बीच उन्हीं अजित पवार को साथ लेकर बीजेपी ने 80 घंटे की एक सरकार बनाई और अजित पवार के खिलाफ अन्य मामलों में क्लीन चिट दे दिया। अजित पवार वापस एनसीपी में चले गए और वहां पर मंत्री बन गए। तो इस तरह से समझना है कि क्या ईडी ने सत्येंद्र जैन के मामले में अपनी साख फिर से दांव पर लगाई है, या फिर एक बार उनके पास इस बार के लिए कम से कम ठोस सबूत मिले हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। वो प्रेस क्लब के गांधी भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर स्याही फेंकी गई। करीब 1 दर्जन लोग अचानक घुसे और हंगामा करने लगे। उन्होंने वहां रखी कुर्सियां फेंकी,
स्याही के हमले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रदान नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल राकेश टिकैत एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने पहुंचे थे। इस वीडियो में कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ने का दावा किया गया था। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ये सफाई देने पहुंचे थे कि वो इसमें शामिल नहीं हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें 8 साल के कामों को दिखाने की कोशिश की गई। वहीं नमो ऐप के नए संस्करण को भी लॉन्च किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है और मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को भी मना रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर चोट की है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले योजनाएं केवल कागज पर बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। राज्यसभा चुनावों के लिए आज कई बड़े नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु से, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र से और जयंत चौधरी ने यूपी से पर्चा भरा है। इस बार कांग्रेस की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे पुराने नेताओं के नाम गायब हैं। वहीं बीजेपी के 3 मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम को टिकट नहीं मिला है। वहीं जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह पर झारखंड जेडीयू अध्यक्ष को टिकट मिला है। हालांकि आरसीपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसे सजा नहीं समझना चाहिए और नीतीश कुमार उनके नेता हैं। पश्चिम बंगाल में एसएससी में धांधली के खिलाफ कोलकाता में छात्रों और उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बड़ी संख्या में छात्रों को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके हालात ना बिगड़े। दिल्ली की श्रुति शर्मा ने किया यूपीएससी में टॉप। इस साल पहले 3 स्थान लड़कियों को ही मिले हैं। श्रुति ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मुझे खुशी है कि परिणाम अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि जो किताबें होती हैं वही पढ़ी और कुछ नहीं। श्रुति ने तैयारियों को लेकर बताया कि शुरुआत में ये तय करना मुश्किल होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यूपीएससी सिलेबस के नए नोट्स बनाए थे और उसी से पढ़ती थी। वहीं यूपीएससी में अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान मिला है, जबकि गामिनी सिंगला को तीसरा स्थान मिला है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।